Hello students, myself Anil Patil from Catalyst classes. Welcome to the part 6 that is electrical and magnetic property of solid. Let's get started. तो आज हम लोग पढ़ने वाले electrical properties of solid. So on the basis of electrical conductivity, solid को हम लोग तीन types में classify कर सकते हैं, conductors, insulators और semiconductors. तो देखते हैं तीनों में डिफरेंस क्या है. तीनों का जनरल डिफरेंस आप सबको पता है. कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल करंट को पैसेज यानी पास होने देते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी 10 टू द पावर 4 से लेकर 10 टू द पावर 7 के बीच में होती है. और जैसे एग्जांपल मेटल्स जो है ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, राइट. इंसुलेटर्स की अगर बात करें तो इंसुलेटर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी it ranges from 10 to the power minus 20 to 10 to the power minus 10 per ohm per meter. ये करंट को अपने थ्रू पास नहीं होने देते, जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, काफ़ी सारे एग्जांपल हैं. अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में. अब सेमीकंडक्टर्स यानी ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की हो, मतलब दे आर नॉट एज गुड एज कंडक्टर्स एंड नॉट एज बैड एज इंसुलेटर्स. उनकी जो रेंज है उन दोनों के बीच की होती है. अब आपको अगर मैकेनिज्म समझना है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का, तो हम लोग मेटल्स को अगर एक्सप्लेन करना है तो मेटल्स की कंडक्टिविटी किसके कारण होती है? उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कारण. आपने ऑलरेडी छोटे क्लास में पढ़ा है कि मेटल्स जो होते हैं उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकते हैं और जिनको हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. एंड दोज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स, राइट. तो आपको अगर इन तीनों के बारे में स्टडी करना है तो आप पढ़ सकते हो यूजिंग बैंड थियरी. तो बैंड थियरी क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है. तो आपको पता है कि मेटल लैटिस, मतलब जैसे कोई मेटल का रॉड ले रहा हूँ मैं या कोई मेटल की चीज़ ले रहा हूँ, तो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं. अब बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के पास ओवरलैप कर रहे होंगे, मतलब उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैप कर रहे होंगे. अब आपने ऑलरेडी छोटे क्लास में पढ़ा है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो इट गिव्स राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप्स के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है. तो वही जब बहुत सारे अगर एटम ओवरलैप करेंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बहुत सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी बहुत पास पास होगी, तो वो क्या बना देगा? बैंड बना देगा. वैसे ही बहुत सारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी बहुत पास पास होगी, तो वो कौन सा बैंड बनाएगा? कंडक्शन बैंड बनाएगा, राइट, जिसको हम लोग एम्प्टी बैंड बोलते हैं. तो जो आपका कम एनर्जी वाला बैंड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड बोलते हैं. और जो हम लोग का ज़्यादा एनर्जी वाला बैंड है उसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं. नॉर्मली वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्प्टी होते हैं. अब उसी के बेस पे हम लोग स्टडी कर सकते हैं मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी के बारे में. अब होता क्या है कि मेटल्स के अंदर ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स कैन ईजिली मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड ड्यू टू दिस दे एक्ट एज गुड कंडक्टर्स, राइट. अगर इंसुलेटर्स की बात करें तो इन दो बैंड्स के बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग एनर्जी गैप बोलते हैं. ये जो एनर्जी गैप है ये इतना लार्ज है कि इट डजंट अलाउ द इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ड्यू टू विच इंसुलेटर्स कैन नॉट शो कंडक्टिविटी, राइट. तो ये आपको पता होना चाहिए. और अगर लास्टली बात करूँ सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी गैप होता है इट इज़ वेरी स्मॉल. सो ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप some of the electrons can move from valence band to conduction band, which shows some conductivity which is not as good as metals but not as bad as insulators. तो कुछ कंडक्टिविटी शो करेगा, तो इसीलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं. सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को आप इंक्रीज कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बिकॉज आपने पढ़ा है जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेगा और वो इजीली एक बैंड से दूसरे बैंड पे जा सकता है. So let us talk about the conduction of electricity in semiconductors. तो सेमीकंडक्टर्स दो टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की. जैसे प्योर सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है जिनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. आपने पढ़ा है ग्रुप 14 के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा, राइट. अब देखो आप क्या कर सकते हो, आप अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, है ना, तो एटम्स क्या करते हैं? सॉलिड के अंदर वाइब्रेट करते हैं एट देयर मीन पोजीशन. ड्यू टू सच वाइब्रेशन कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं.
और कुछ कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक हो गए तो उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने पे वो कंडक्टिविटी शो करेगा। तो इंट्रिंसिक कंडक्टर्स यही कंडक्टर्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी को आप टेम्परेचर बढ़ा के इंक्रीज कर सकते हो, बिकॉज ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशन कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने के बाद वो कंडक्टिविटी शो करता है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर, है ना, तो अंदर वाले ही इलेक्ट्रॉन्स उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। सो सेकेंड जो है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? आप एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नली आप कुछ बाहर से कुछ ऐड करोगे जिसके कारण सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब क्या ऐड करोगे? इंप्यूरिटी ऐड करोगे, एंड दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्यूरिटी टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। अब इंप्यूरिटीज जो हम लोग ऐड करने वाले हैं वो इंप्यूरिटीज क्या है? इंप्यूरिटीज एलिमेंट्स ही होते हैं। ये दो टाइप की इंप्यूरिटीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज के बारे में। तो आपके पास मान लो सिलिकॉन या जर्मेनियम है जो ग्रुप 14 से है, जिनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने कोई ग्रुप 15 का एलिमेंट जैसे फॉस्फोरस उसमें ऐड कर दिया, यानी डोप कर दिया। तो अब होगा क्या? आपको पता है कि सिलिकॉन 14 ग्रुप से है, यानी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4, यानी वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये रेड वाले स्पीयर्स जो है वो सिलिकॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप जैसे ही उसमें फॉस्फोरस ऐड कर रहे हो तो फॉस्फोरस जो है वो ग्रुप 15 की इंप्यूरिटी है, राइट। अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। अब ऐड होने के बाद उसके 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन बच जाएगा उसका 1 इलेक्ट्रॉन, एंड दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। तो ये सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सो इसी प्रोसेस को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। अब सिंस इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टिविटी के लिए, इसीलिए हम लोग इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन टाइप। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन। द इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू व्हाट? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम लोग को ये याद रखना है कि इनको एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। वेन एवर ग्रुप 14 एलिमेंट इज डोप्ड विद ग्रुप 15 इट फॉर्म्स एन टाइप सेमीकंडक्टर। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्यूरिटीज की। मान लो ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है जिसके अंदर मैंने ग्रुप 13 की कोई इंप्यूरिटी ऐड कर रहा हूं। देखो आप देख सकते हो ग्रुप 13 की इंप्यूरिटी ऐड हुई सिलिकॉन के अंदर। अब आपको पता है कि सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन बोरॉन के पास यानी उसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आपका बोरॉन ऐड होगा, ये ऐड हुआ तो उसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे सिलिकॉन के साथ। देखो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये जो आप देख सकते हो ये जो सर्कल में 3 इलेक्ट्रॉन है वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। बना लिया। अब एक बॉन्ड तो नहीं बना पाया, तो जहां पे वो बॉन्ड नहीं बना पाया उस पर्टिकुलर होल को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव होल। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव होल। अब ये पॉजिटिव होल में क्या होगा कि बाजू वाले जो एडजेसेंट सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप हो जाएंगे। अब वो जब जंप हो गया जंप, तो पॉजिटिव होल की पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन और होल का पोजीशन अपोजिट है एक दूसरे से। तो जब आप इलेक्ट्रोड कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आपके होल्स मूव होंगे, एंड इसी तरीके से पॉजिटिव होल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। दिमाग में डाल लो, जब भी ग्रुप 14 एलिमेंट्स को 13 के साथ डोप करोगे, मतलब 14 के अंदर 13 की इंप्यूरिटी डालोगे, तो इट विल फॉर्म पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में। जबकि सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। ऐसा क्यों होता है? चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या है। मान लो ये कोई मेटल है, तो आपको पता है कि मेटल एटम्स पॉजिटिव होते हैं और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? एटम्स वाइब्रेट करेंगे। अब एटम्स जब वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब मेटल एटम्स जब वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है आजू बाजू उनके, वो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन थोड़ी बहुत हिंडर हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। तो इसी के कारण इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर कम हो गया तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करेंगे इस तरीके से। और ये क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ही छोटा है, एंड इस तरीके से सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल है, राइट।
तो अभी बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बारे में। सॉलिड एटम से बना है और एटम्स के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिटल में घूमते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए। अब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, तो एक तो खुद के एक्सेस पे घूमते हैं और दूसरी बात वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। ये दो मोशंस जो है, एक ओरिएंटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंड ओरिएंटेशन अराउंड द ऑर्बिटल, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो उसको मैग्नेटिक बिहेवियर देती है। ठीक है। और एक चीज़ आपको पता होगा कि किसी भी ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हो तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट मूवमेंट में मूव करते हैं, अपोजिट मतलब स्पिन दिखाते हैं, जिसके कारण उनका डाइपोल कैंसिल आउट हो जाता है ना, और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाता। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पैड हो। और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अनपैड हो तो अनपैड इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो कैंसिल आउट नहीं होता। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, राइट। किसी भी सॉलिड के अंदर एटम्स का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है। ड्यू टू दिस रैंडम ओरिएंटेशन उसका ओवरऑल नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है। लेकिन अगर मैं बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं तो इनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स है वो एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाना शुरू कर देगा। तो देखते हैं कितने टाइप्स हैं इनके। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बारे में, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी जान लिया कि दो मोशंस होते हैं, एक तो ऑर्बिटल मोशन और एक खुद इलेक्ट्रॉन का स्पिन। ये दो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए किसी भी सॉलिड के। तो इनके बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो जानते हैं व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। द सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज डायमैग्नेटिक मटेरियल। मतलब अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये वीकली रिपेल होगे, जैसे NaCl, वाटर एक्सेट्रा। अब आपने ऑलरेडी वीडियो में देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जब पैड होते हैं तो ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो जाता है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब पैरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनका मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल कर देता है, राइट। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज पैरामैग्नेटिक। अब देखो पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस which have permanent magnetic dipoles and are attracted by magnetic field are known as magnetic substances। जैसे कि आपको पता है अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं कैंसिल होगा, पहले से ही उसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो ये क्या करता है? ये वीक अट्रैक्ट होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वो अट्रैक्ट होगा, राइट। जैसे एग्जाम्पल है Cu2+, Fe3+, Cr3+, O2। अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन जरूर नजर आएगा। थर्ड की बात करते हैं, दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब these substances are strongly attracted by magnetic field and show permanent magnetism even when the magnetic field is removed। मतलब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे। मतलब इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट विल स्टिल बिहेव एज अ मैग्नेट, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। मतलब इनको एक बार मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये परमानेंटली मैग्नेट की तरह बिहेव करना लग जाएगा। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल भी दी तो भी ये मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा, है ना। इन सॉलिड स्टेट द मेटल आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ग्रुप्ड इनटू अ स्मॉल रीजन कॉल्ड डोमेन्स। अब मैंने जैसे अभी भी कहा था कि हम लोग इनको डोमेन्स में बांट देते हैं। मतलब जो हर एटम के पास अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ना, और वो उसका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। तो उसी बेसिस पे हम लोग इसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरीमैग्नेटिज्म। अब बात करते हैं फेरोमैग्नेटिज्म की। अब होता क्या है कि जब सारे के सारे डोमेन्स का अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो उन सब्सटेंसेस को हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म बोलते हैं और इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। बिकॉज सारे डोमेन्स एक डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक मूवमेंट ओवरऑल जीरो नहीं मिलेगा, कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कब होता है? जब अलाइनमेंट जो होता है, डोमेन्स का जो अलाइनमेंट होता है वो कंपेंसेटरी वे में है, मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो है ऐसे इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो जीरो होता है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस। अब लास्टली हम लोग बात करते हैं फेरीमैग्नेटिज्म की। अब होता क्या है कि व्हेन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डोमेन्स आर अलाइन्ड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर्स। मतलब जो ऊपर डोमेन्स है, या मान लो मैंने ऊपर एज्यूम किया है कि ऊपर वाले डायरेक्शन में है और कुछ नीचे है, तो वो अनइक्वल नंबर में हो गए, तो ओवरऑल तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट बच जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरीमैग्नेटिज्म, राइट।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये हम लोग का चैप्टर का कंप्लीशन होता है। कुछ क्वेश्चंस हो गए जो इंपॉर्टेंट हो गए, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके बताऊंगा।